हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज रिकिंडल्ड। हम क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसमें अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी। सेल की हमने ये देखा कि वो बेसिक यूनिट ऑफ और एनी ऑर्गन है, हमारी बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है जिससे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने दो डिविजन्स की थी ऑर्गेनिजम्स में। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर यानी मोर देन वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये दो डिविजन्स हमने देखे थे। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी इसमें कि कैसे एक सेल जो होता है वो बहुत सारे सेल्स जब जुड़ जाते हैं तो एक टिश्यू बनाता है, और बहुत सारे टिश्यूज़ जब जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाता है? एक ऑर्गन बनाता है। ठीक है, और हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है। उसमें जो भी सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि उस ऑर्गन के लिए फंक्शन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ सेल्स। तो एक बार हम वो देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। तो अमीबा का हमने फिगर देखा था यहाँ पे। तो इसकी शेप को आप डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते, कोई शेप ही नहीं क्योंकि इसकी तो। ठीक है, यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। ऑफकोर्स इरेगुलर शेप है, कोई शेप है ही नहीं, बहुत ही इरेगुलर शेप है। इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा की इनफैक्ट कोई डेफिनेट शेप है ही नहीं। अदर ऑर्गेनिजम्स की जैसे डेफिनेट शेप होती है वैसे अमीबा की कोई शेप नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। तो इसमें बहुत सारी प्रोजेक्शंस हैं जो कि इसकी बॉडी से बाहर निकल रही हैं, जैसे कि ये हो गई, ये एक प्रोजेक्शन है, ये है, ये है। इनको क्या बोला जाता है? इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है और वो है स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, तो मतलब फॉल्स फीट, नकली फीट। ठीक है, क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे। अभी शेप मान लो अमीबा की ऐसी है, थोड़ी देर बाद क्या करेगा? ये अपनी शेप चेंज कर लेगा ऐसे ऐसे करके कुछ। ठीक है, इसके जो ये फीट हैं या फिर इसके जो लिम्स हैं, हम बोल सकते हैं हाथ पैर हैं, वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। दे आर फॉल्स, मतलब वो एक्चुअल में हाथ पैर नहीं है, वो बस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, स्लाइमी सा, स्लाइम जैसा दिखने वाला, जो कि अपनी शेप को चेंज करता रहेगा। तो इट डज नॉट एक्चुअली हैव एनी फीट और लिम्स एज यू लर्न इन क्लास 7। तो आप ऑलरेडी क्लास 7 में इस चीज़ को देख चुके हो। These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds। तो ये projections जो हैं वो appear होते हैं, disappear होते हैं जब भी amoeba move कर रहा होता है। A white blood cell यानी WBC in human blood is another example of a single cell which can change its shape। तो अगर आप humans में देखेंगे कि ऐसा कौन सा सेल है जो कि अपनी shape को change करता है, तो हम बोलेंगे white blood cells। तो blood में आपके रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, रेड कलर के वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। बट वाइट ब्लड सेल्स जो आपके ह्यूमन ब्लड में होते हैं वो भी अपनी शेप को चेंज करने के लिए जाने जाते हैं। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो WBC तो सिर्फ एक सेल है, पूरे ब्लड को जो बना रहा है, ठीक है, ब्लड में जो प्रेजेंट है, लेकिन अमीबा अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। What shape would you expect in organisms with millions of cells? Figure 8.4 shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings। ठीक है, तो आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये है ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हैं ये। ठीक है, ये है आपका मसल सेल जो कि स्पिंडल शेप का है, लंबी लंबी शेप का है, स्पिंडल की शेप में। ठीक है, दिस इज अ मसल सेल। और ये है आपका नर्व सेल जो कि एक लॉन्ग ब्रांच जैसा दिखने वाला सेल है, जिसकी ब्रांचेस भी हैं, और ये लंबा सेल है, गोल सेल है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो आप अलग अलग शेप्स में ऑब्जर्व कर सकते हो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सेल्स को। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो इनकी जो शेप है वो इनके फंक्शन से रिलेटेड है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। तो जनरली ये तरह की शेप्स होती हैं सेल्स की, या तो वो राउंड होंगे या इलोंगेटेड होंगे, ठीक है, या फिर स्पिंडल शेप में होंगे, स्फेरिकल शेप में होंगे। तो यही कुछ शेप्स जो होती हैं वो सेल्स की आपको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप। तो जैसे कि ये स्पिंडल शेप वाला है आपका मसल सेल, तो ये क्या है? लॉन्ग है और दो साइड्स पे पॉइंटेड है। ठीक है, तो इट इज़ अ स्पिंडल शेप का सेल। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन। तो ये है आपका नर्व सेल, इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा सेल है? ब्रांचेस वाला, जिसकी ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस देयर बाय
हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो नर्व सेल का काम क्या होता है कि मैसेजेस को ट्रांसमिट करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो सारे बॉडी पार्ट्स ताकि अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। तो जो भी आपका सेल होता है उसके जो भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं, मान लो ये सेल है, उसके अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो वो एक एनक्लोज्ड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, ये सेल को शेप देती है। ओके, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप्स टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। तो आपकी नॉर्मल तो एक सेल का मेम्ब्रेन होता ही है। ठीक है, ये नॉर्मल सेल का मेम्ब्रेन है, वेट। ठीक है, ये आउटर कवरिंग एक सेल की नॉर्मल सेल में। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होता है, एक एडिशनल कवरिंग भी होती है बाहर, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, ये प्लांट के जो सेल्स हैं उन्हीं में प्रेजेंट होती है, मतलब प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है एक सेल वॉल। बाकी सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं लोग। ठीक है, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव अ सेल वॉल। तो बैक्टीरिया में एक तो सेल वॉल देखने को मिल रही है आपको, और आपको प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिल रही है। ओके, अगला टॉपिक है हमारा साइज ऑफ सेल। तो साइज कैसा होता है सेल का, एक बार हम वो देख लेते हैं। The size of cells in living organisms may be as small as millionth of a meter, यानी माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स। तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बिल्कुल ऐसे माइक्रोन जैसा बहुत स्मॉल भी होगा, और एक सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर जितना लंबा भी हो सकता है एक सेल। However, most of the cells are microscopic in size। लेकिन मोस्टली सेल्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो कि सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। ठीक है, एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई। और बिना आप किसी एड के उस सेल को नहीं देख पाओगे, आपको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। ओके, सबसे स्मॉल सेल अगर आपको देखना हो तो वो इतने माइक्रोमीटर्स का होगा इन अ बैक्टीरिया। ओके, द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm into 130 mm is the egg of an ostrich। तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो अभी तक पाया जाने वाला सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, तो एग्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो सेल्स। ठीक है, एग भी एक सेल है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हैन का अगर आप एग देखोगे तो उसको आप क्या बोल सकते हो, सेल, जो कि आप अनएडेड आई से देख सकते हो, मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप के आप देख सकते हो। तो सबसे बड़ा सेल किसका है, ऑस्ट्रिच का अंडा। ओके, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, बैक्टीरिया का, जो कि इतना पॉइंट्स में माइक्रोमीटर्स में आपको नजर आएगा। ठीक है, द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। तो किसी भी, मान लो एलिफेंट का जो सेल है, अगर मैं बोलूँ कि उसके सेल्स भी बड़े होंगे क्योंकि एलिफेंट का साइज़ बड़ा है, और अगर फ्रॉग है उसके सेल्स छोटे होंगे क्योंकि फ्रॉग का साइज़ छोटा है, तो ऐसा नहीं होता। ओके, तो किसी भी बॉडी का साइज़ कैसा है उससे उसके सेल का साइज़ आप डिटरमाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं आप कर सकते। ठीक है, इट इज़ नॉट द सेम थिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। तो अभी हमने वही चीज़ डिस्कस करी, साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सेल का साइज किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन दैट द सेल इज परफॉर्मिंग। ठीक है, सेल का साइज ऑफ सेल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सेल, कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे उसका साइज होगा, उसके बेसिस पे ही उसकी शेप भी डिपेंडेंट होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। तो नर्व सेल दोनों ही एलिफेंट हो चाहे रैट हो, उसमें लंबे लंबे होते हैं, ह्यूमंस में भी इनफैक्ट, और ब्रांच्ड होते हैं, ऐसे ब्रांच वाले होते हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस। तो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं वो, मैसेजेस को ट्रांसफर करने का। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। ओके, अब हम अपना जो मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं लोग, यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गन्स। तो हमें पता ही है कि हमारी बॉडी में या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स कैसे बने होते हैं हमने अभी देखा था कुछ टाइम पहले, टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना होता है, टिश्यू बना होता है सेल से।
ठीक है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको पता ही है एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और आपका एनस तक जाता है। ठीक है। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, असिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इसमें जो भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि माउथ हो गया, ठीक है, फिर आपकी ईसोफेगस होती है, मतलब फूड पाइप होती है, इट इज़ कॉल्ड फूड पाइप या फिर ईसोफेगस जो होती है आपकी, ठीक है, फिर स्टमक आ जाता है, फिर इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं इन बीच में, और भी कुछ कुछ ऑर्गन्स आते हैं और लास्ट में एनस आता है। तो वो सब अपना अपना अलग अलग परफॉर्म करते हैं फंक्शन, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है हर ऑर्गन का। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ऐसी प्लांट्स में भी सेम चीज़ होती है कि उनके भी कुछ स्पेसिफिक या फिर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं हर ऑर्गन के। फॉर एग्जाम्पल रूट्स हेल्प इन दी एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जो प्लांट्स होता है उसके अगर हम रूट्स देखें, वो भी एक ऑर्गन है रूट्स, ठीक है। तो रूट का फंक्शन क्या होता है? वाटर को और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना। Leaves, on the other hand, as you have learned in class 7th, are responsible for synthesis of food. तो leaves का हमें पता है स्टोमेटा वगैरह है उसमें, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ से, ठीक है, CO2 लेगा, O2 देगा, ये सब प्रोसेस होता है। तो वो लीव्स एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू द रूट्स। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। तो वही हमने पहले हम देख चुके हैं, ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से बना है। टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है, ठीक है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू कभी भी अलग अलग सेल्स का नहीं हो सकता, उसके जितने भी सेल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स फॉर एग्जाम्पल, कैसे बताऊँ, हार्ट जो आपका होगा, हार्ट में जो टिश्यूज़ होंगे, ठीक है, तो वो जो टिश्यूज़ होंगे वो सेम तरह के सेल्स से बने होंगे, ठीक है, और उनका फंक्शन भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। Paley realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. तो वही सेम चीज़ है। The cell in a living organism is the basic structural unit। तो हमको पता ही है, तो यहीं से तो हमने स्टार्ट किया था कि सेल जो होता है वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, उससे बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सेल्स पे हम आ चुके हैं। अब मेम्ब्रेन वगैरह हमने डिस्कस करना है, तो उसको हम धीरे धीरे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सेल में सबसे पहला पार्ट जो आता है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। तो इसका याद रखना बस, मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या लिखा है उन्होंने एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये तीनों क्या हैं? बेसिक एलिमेंट्स हैं सेल के, जो कि ऑलमोस्ट हर तरह के सेल में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है मेम्ब्रेन जो कि होती है आउटर कवरिंग, अभी हमने देख लिया। साइटोप्लाज्म भी हम आगे देखते हैं, न्यूक्लियस भी हम आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जितने भी आपके ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सब आपके जो सेल के जो भी पार्ट्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, और भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, वो सब एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज्ड होती हैं, कवरिंग होती है बेसिकली उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन की। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो वो एक सेपरेशन का, एक बाउंड्री का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, ठीक है, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज और मटीरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो क्या फंक्शन होता है मेम्ब्रेन का? कि वो एक तो पोरस होता है कि मतलब चीज़ें अंदर से बाहर जा सकती हैं, बाहर से अंदर आ सकती हैं, ठीक है। इसलिए सब्सटेंसेज का एक्सचेंज होता है, मूवमेंट होता है, मटीरियल्स का भी इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल, तो ये एक एक्टिविटी है इसको पढ़ने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेना स्कूल में अगर पढ़ाया जाए तो अनियन का बेसिकली कवर जो होता है, आप अनियन को खोलोगे, जब अनियन को छीलोगे तो उसके कवर के हिसाब से कि अनियन जब छिला तो उसकी जो आउटर कवरिंग है, फिर अंदर लेयर्स है, अंदर एक मेन पार्ट मिलता है, तो उसके हिसाब से इन्होंने सेल को डिफाइन किया बेसिकली। तो क्या बोल रहे हैं? द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, ठीक है। तो एक मिनट, एक डायग्राम देखती हूँ मैं कोई इसमें, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये जो आपका आउटर कवरिंग है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। देखो लिखा है ना यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जिसको हम बोल रहे हैं। उसमें ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ये जेली है जहाँ पे आपके सारे जो ऑर्गन्स होंगे, सेल के अंदर वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो सब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बीच में एक चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, उसके भी बाहर एक टफ सी कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। वो हमने कहाँ देखा? किन दो ऑर्गेनिजम्स में भी हमने देखा, एक तो प्लांट्स में मिलेगी आपको सेल वॉल और एक बैक्टीरिया में।
सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वही ये बोल रहे हैं कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो कवर्ड है एक सेल वॉल से। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। बीच की जो ये बॉडी है, ये सेल है, आपका सेल है, ये उसकी सेल की मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस, क्या लिखा है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है बीच में, ये तो आपका सेल हो गया, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। अब ये जो सब्सटेंस है, जो जेली जैसा सब्सटेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट साइटोप्लाज्म। ओके, गॉट इट। आई होप आपको समझ में आएगा यहाँ तक। आगे देखते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। तो हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो उसकी आउटर कवरिंग है बेसिकली, वो सेल को शेप देती है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. तो ये भी हम देख चुके हैं अभी कि प्लांट में लेकिन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, एक बेसिक कवरिंग तो होती है, लेकिन एक मोटी परत भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। क्या काम करती है ये जो सेल वॉल होती है प्लांट के लिए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। तो सेल वॉल का काम क्या है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस वेरिएशंस इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है, हाई विंड स्पीड हो गया, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो गया, एक्सेट्रा। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर टेम्परेचर भी अपना हार्श काम करेगा, विंड भी अपना काम करेगी, मॉइस्चर भी अपना काम करेगा। तो इसीलिए उनके पास एक स्पेशल क्या कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, इट इज़ कॉल्ड द सेल वॉल। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ, ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स के नाम हैं, ठीक है, ट्राडेस्कैंटिया है, एलोडिया है, रोइया है, ठीक है, ये सब प्लांट्स हैं। तो आप इनमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसमें भी आपको क्या दिखेगा, सेल वॉल्स नज़र आएंगी, तो आप उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे। ओके ओके, तो यहाँ पे हो चुका है ये ख़त्म हमारा, हमने डिस्कस कर लिया है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक सेल मेम्ब्रेन होता है बेसिक आउटर कवरिंग, उसके बाहर प्लांट्स में क्या होती है, एक सेल वॉल होती है, अंदर जो ये जेली लाइक सब्सटेंस है ये होता है साइटोप्लाज्म, बीच में जो एक मेन हेड ऑफिस, इसको हम हेड ऑफिस भी बोल सकते हैं, हेड ऑफिस ऑफ द सेल, ये क्या होता है न्यूक्लियस। ओके, और आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार हम इन्हीं ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आई थिंक वी विल नीड वन मोर लेक्चर टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, तो साइटोप्लाज्म डिस्कस कर लेती हूँ, न्यूक्लियस से हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मतलब डिस्कस करेंगे बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो क्या है ये, हमने अभी देखा कि साइटोप्लाज्म क्या है, जेली जैसा सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। वेरियस अदर कॉम्पोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो और बहुत तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं ऐसी बहुत सारी जो कि इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये ऑर्गेनेली में, एक गोल्जी बॉडीज़ आता है, राइबोसोम्स आते हैं, जिनके बारे में आप लेटर क्लासेस में लर्न करोगे। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, और कंपैरिजन, अच्छा थोड़ा ही बचा यार, वैसे तो आई थिंक हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो न्यूक्लियस तो हमको ऑलरेडी पता चल ही चुका है, तो आई थिंक हम कंप्लीट कर लेते हैं, 2 ही पेजेस हैं, है ना, क्यों एक वीडियो वेस्ट करनी। और न्यूक्लियस क्या होता है, अब हम देख चुके सबसे बीच का, जो सबसे बीच वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये सब बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है एक लिविंग सेल का, ठीक है, बहुत हेड ऑफिस, जैसा भी मैंने बोला था, ये हेड ऑफिस की तरह काम करता है। जैसे ब्रेन है ना हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी तो ही है, पर एक ब्रेन है, अगर ब्रेन को कुछ हो गया तो हमारी बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। तो वैसे ही न्यूक्लियस का रोल होता है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल शेप में होता है एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के आपको सेंटर में मिलेगा। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो आप एक माइक्रोस्कोप की मदद से इसको ईजिली लोकेट कर सकते हो, देख सकते हो। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बीच में और साइटोप्लाज्म के बीच में ये जो लेयर आती है, अच्छा इसकी जो बाउंड्री है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। ये जो बाउंड्री है न्यूक्लियस की, जो बाउंड्री है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला, पूरे सेल की जो बाउंड्री है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला। ये तो ईजी हो गया हमारे लिए याद रखना, राइट, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, ये भी पोरस होता है, मतलब चीज़ें अंदर बाहर आ सकती हैं, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ से चीज़ें अंदर बाहर आ सकती हैं क्योंकि ये भी पोरस होता है, मतलब अलाउ करता है
चीज़ों को मूव करना। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी आप ऐसे छोटी छोटी और बॉडीज ऑब्जर्व कर सकते हो, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आई थिंक यहाँ पे सेल की डायग्राम बनी हुई है क्या? ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, ये भी, इसको भी लगा सकते हैं। ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, मतलब ऐसे धागे जैसे हैं। इनमें क्या होता है, इनको हम क्या कहते हैं? एक सेकेंड, कहाँ चला गया? ठीक है, हाँ। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इनको बोला जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम बोला जाता है इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, जो कि आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो इनमें क्या होता है, जो धागे जैसे होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, डीएनए होता है बेसिकली आपका। डीएनए का काम क्या होता है कि जो पेरेंट का वो होता है, फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं, वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाना। बेसिकली होते कैसे हैं वो ट्रांसफ़र? इन जीन्स के थ्रू, इस डीएनए के थ्रू। ठीक है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। तो कब देखे जा सकते हैं क्रोमोसोम्स? जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। तो जीन्स के बारे में देखो इन्होंने बताया यहाँ पे। जीन क्या है? इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक यूनिट है इनहेरिटेंस की इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आप जो अपने फीचर्स इनहेरिट कर रहे होते हो अपने एंसेस्टर्स से, अपने पेरेंट्स से, तो वो कैसे इनहेरिट कर रहे होते हो? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। It controls the transfer of hereditary characteristics from parents to offspring. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. तो वही आपके पेरेंट्स आपके कुछ कुछ अपने जो फीचर्स होते हैं वो आपको पास ऑन करते हैं. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. आपकी भी बुरी आंखें हो सकती हैं अगर आपके फादर की बुरी आंखें हैं. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. However, the different combinations of genes from parents result in different characteristics. But ये combination ना बहुत different हो सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि बुरी आंखें होंगी ही होंगी या फिर कर्ली बाल होंगे ही होंगे. कभी कभी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे भी चले जाते हो, उनके जीन्स भी आप में आ जाते हैं. ठीक है, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ डिराइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स थ्रू जीन्स. ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं लोग. बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस acts as control center of the activities of the cell. तो एक तो काम क्या होगा न्यूक्लियस का कि वो इनहेरिटेंस में हेल्प करेगा थ्रू क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? डीएनए होता है. ठीक है, जीन्स होते हैं आपके. दूसरा काम क्या है, इंपॉर्टेंट काम न्यूक्लियस का, कि वो सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है. हेड ऑफिस पे जो मैंने कहा था. ओके, द इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. सेल में जो कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट प्रोटोप्लाज्म. तो वो बेसिकली सेल की लाइफ है. ये साइटोप्लाज्म, ये आपका जो न्यूक्लियस हो गया, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म. इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. ठीक है, तो सेल की लाइफ के लिए, सेल की शेप के लिए प्रोटोप्लाज्म इज़ द रिस्पॉन्सिबल थिंग. क्या चीज़ होती है वो प्रोटोप्लाज्म? इट इज़ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. ठीक है, तो वो सेल को स्ट्रक्चर भी दे रहा है और क्या दे रहा है? उसको फंक्शन करने भी हेल्प कर रहा है. सारी ऑर्गेनेलिटीज़ को भी उसने संभाला हुआ है. सेल का मेटाबॉलिज्म, खाना पीना, रहना, जीना, सब वही प्रोटोप्लाज्म में चल रहा है. ठीक है, अब इस टेबल में देखते हैं क्या लिखा है. द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें क्या होता है? उसका जो न्यूक्लियस होता है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, कैसा होता है? उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है वो होती ही नहीं है इन अ बैक्टीरियल सेल. The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cell. तो अब दो तरह के डिवीजन है सेल में न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के बेसिस पे. ठीक है, एक सेकेंड रुको ज़रा. ठीक है, एक तो होता है न्यूक्लियस जिसका वेल डिफाइंड है, प्लस जिसके न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है. एक होता है नॉट वेल डिफाइंड विदाउट आउटर कवर. ठीक है, जिनके पास वेल डिफाइंड है मेम्ब्रेन,
ठीक है, उनको तो हम कहते हैं यू कैरियोट्स। अभी मैं स्पेलिंग दिखाऊंगी, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत ख़राब आ रही है इसमें। ओके, जिनके पास नहीं है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसके पास मेम्ब्रेन भी नहीं है, उसको हम कहते हैं प्रो कैरियोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लो, राइटिंग तो बहुत ही ख़राब आ रही है मेरी। तो क्या कह रहे हैं लोग, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल, जिनके पास न्यूक्लियस में जो है मटेरियल तो है, जैसे कि क्रोमोसोम हो गया, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के पास में, बाउंड्री नहीं है, आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। The organisms with these kinds of cells are called prokaryotes. प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, पुराना। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जो पुराने टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स थे ना, जो पहले थे, मतलब अभी तो हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं, नए वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं हम, ठीक है, लेकिन जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास जो न्यूक्लियस थे वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं थे, इसलिए दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, मतलब पुराने न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या है, द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, लेकिन आज के जो नए वाले, यू का मतलब होता है ट्रू या फिर न्यू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो जिनका न्यूक्लियस इज ट्रू न्यूक्लियस, असली न्यूक्लियस है, ठीक है, क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन भी है आसपास में, एक बाउंड्री है, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। क्या एग्जांपल्स हैं इसके, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब के पास कैसे सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, आया समझ में, और आपको समझ में आया होगा, एक बार दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो, पीछे रिवाइंड करके वीडियो को। अब आ जाओ अपनी अगली ऑर्गेनेली पे, विच इज़ अ वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल होता है बेसिकली एक बड़ा सा स्पेस जो कि ये देखो खाली होता है, ये दिख रहा है वाइट, ये वाइट दिख रहे हैं, दीज आर वैक्यूल्स, वैक्यूम ऐसे बोल सकते हो आप, ऐसे याद कर सकते हो, वैक्यूम है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग एयर, ठीक है। दिस इज़ अ वैक्यूल, ये बड़ा सा वैक्यूल है, ये है प्लांट सेल का वैक्यूल जो कि बहुत बड़ा होता है साइज में, ठीक है। ये एनिमल सेल का वैक्यूल, मतलब ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके वैक्यूल्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मल्टीपल वैक्यूल्स होते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड वैक्यूल्स। जो खाली स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, ये पूरा साइटोप्लाज्म था, ठीक है, इसमें एक खाली लुकिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज अ वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन अनियन सेल। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, तो किसी में बड़े हो सकते हैं वैक्यूल, किसी में छोटे हो सकते हैं किसी सेल में। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, पर प्लांट में कैसे होते हैं वैक्यूल, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, और वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, छोटे होते हैं एनिमल सेल्स में, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स ऑफ दिस प्लांट लीफ, जो कि हमने बोला था ना कि 3 प्लांट के लीफ दे रखे थे, उनको आप स्टडी करो, माइक्रोस्कोप में देखो, तो उसमें आपने ऐसे कुछ कलर्ड बॉडीज़ देखी होंगी, ये दिख रहा है, ये देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन ग्रीन, येलो येलो, ऑरेंज ऑरेंज, मान लो यहाँ पे रेड रेड भी कुछ होता, ब्लू ब्लू भी होता, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर कॉल्ड plastids. They are scattered in cytoplasm of the leaf cell. These are called plastids. तो ये जो रंग बिरंगी चीज़ें दिख रही हैं ना यहाँ पे, ये हरी वाली बेसिकली, it is called a plastid. They are of different colors. ये बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं. Some of them contain green pigment called chlorophyll. तो कुछ तो ऐसे ग्रीन कलर के जो होते हैं, वो ग्रीन क्यों हैं, क्योंकि उनमें क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, दे हैव green color because of the presence of chlorophyll. Green colored plastids are called chloroplast. तो जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं, इनको क्या बोला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। इनका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। प्रेजेंट क्या है इनमें, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से दे आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। नाम क्या है इनका, क्लोरोप्लास्ट, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है थोड़ा सा, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं एक तो, और एक आपको एल्गल सेल्स में दिखेंगे, एल्गी के सेल्स में दिखेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद हो गई, प्लांट सेल में दिखेंगे, अभी हमने देख लिया, लीफ में दिखे रहे जैसे हमको ग्रीन कलर का, और एल्गी के सेल्स में दिखेगा। काम क्या करते हैं ये, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट के स्टोरेज में हेल्प करते हैं, और उस ऑर्गन को कलर देते हैं, उस चीज़ को कलर देते हैं, पिगमेंट देते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्लांट के लीफ होते हैं उनका कलर ग्रीन क्यों होता है, तो ग्रीन क्यों होता है उनका कलर, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है सबसे पहले तो,
कैसा वाला प्लास्टिड प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट वाला प्लास्टिड प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए वो प्लास्टिड भी ग्रीन कलर का होता है और लीफ भी ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। ये आपको समझ में आ गया। क्लोरोफिल का आपको काम पता ही है कि फोटोसिंथेसिस में उसका रूल होता है एक। ओके, अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये है प्लांट सेल, ये दिख रहा है आपको, ये है एनिमल का सेल। काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, शेप में डिफरेंस है और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो उसको हम इस टेबल में समझते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन अगर मैं कहूँ, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। तो वो प्रेजेंट है दोनों में, प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा। एक बेसिक कवरिंग तो दोनों के पास है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल के पास एडिशनल क्या चीज़ है? उसके पास है एक सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में या फिर ह्यूमन सेल में नहीं प्रेजेंट होती। सेल वॉल ये दिख रही है, मोटी एक और लेयर। अब इसमें देखो कितनी मोटी लेयर है, क्योंकि ये सेल वॉल भी है एक उसके पास। ये तो नॉर्मल कवरिंग थी फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर इज द सेल वॉल। इसके पास एक ही लेयर है विच इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट है, ऑब्वियसली दोनों को ही ब्रेन चाहिए काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए दोनों के पास ही ब्रेन होना चाहिए। तो ब्रेन दोनों में ही है, प्लांट में भी है और एनिमल में भी। ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मैं करूँ बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर की आउटर कवरिंग, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग, तो वो भी आपका प्रेजेंट होता है दोनों में। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपका दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लास्टिड की, तो ऑब्वियसली प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है, एनिमल सेल में ऐसा कुछ कलर देने वाला पिगमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि कलर दे उसको, फोटोसिंथेसिस कराए, क्योंकि एनिमल में कौन सा फोटोसिंथेसिस होता है? तो हम तो अपना खाना खुद कंज्यूम करते हैं ना, खाते हैं अपना खाना, एनिमल्स भी अपना खाना खाते हैं। प्लांट कैसे खाना बनाता है अपना? उससे फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, ठीक है। उसके पास क्या है? प्लास्टिड, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी कह रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है? ग्रीन। क्यों? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, इसीलिए प्लांट का भी कलर ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिड प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। वैक्यूल दोनों में ही है, एक में बहुत बड़ा है, इनफैक्ट प्लांट में इज अ बिग वैक्यूल, बड़ी सी स्पेस है, ये स्टोरेज का काम करता है बेसिकली वैक्यूल, ठीक है। और जो आपका एनिमल सेल है उसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, लेकिन वही फिर हम छोटा करते तो फिर बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये दो पार्ट्स में हमने चैप्टर नंबर 8 ऑफ साइंस NCERT ऑफ क्लास 8 हमने कवर कर दिया है, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, share it with your friends. Thank you so much for listening patiently. Thank you.